पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। तो आज हम लोग किस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे? तो वंचित वर्गों की शिक्षा में समानता के अवसर के विषय में पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और सेकंड थिंग इज दैट कि इफ़ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास, यानी कि अगर आपको इन कक्षाओं की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप का नाम भी आपका पीजी पॉइंट है और जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अबाउट सेक्शन हर जगह पे मिल जाएगा। ठीक, सो आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परिचय यानी इंट्रोडक्शन, कि आखिर जो ये चैप्टर पढ़ना है इसके अंतर्गत चीज़ें क्या क्या हैं। देखो, हमारा समाज जातियों के अनुसार वर्गों में बटा हुआ है। इन वर्गों में से कुछ वर्ग ऐसे हैं जिन्हें भारत के प्राचीन काल से ही शिक्षा का समुचित अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण ये वर्ग शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गए। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ जाति, कुछ आपके धर्म ऐसे रह गए जिनमें क्या हुआ, शिक्षा को महत्व नहीं मिल पाया और समय समय पर इन वर्गों को शिक्षा के संबंध में सुझाव दिए गए। उन सुझावों पर अमल करने के लिए कहा गया। इस क्षेत्र में प्रयास भी शुरू हुए, परंतु इन जैसे बहुत सारे शिक्षण प्रोग्राम शुरू होते हैं ना, तो वैसे ही उन्हीं प्रोग्राम के माध्यम से लोगों के अंदर ये जागरूकता पैदा करना कि जो शिक्षा है वो हर एक नागरिक तक पहुंचे, क्योंकि हर एक नागरिक जब इस देश का शिक्षित होगा तो अपना जो भारत देश है वो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। ठीक, तो इनके सुझावों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। इस शिक्षा नीति में सभी वर्गों के बालकों के लिए बिना किसी भेदभाव के शिक्षा की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने को कहा गया। इस आधार पर सरकार ने सभी वर्गों के लिए शिक्षा के समान रूप से उपलब्ध कराने के लिए अपने स्तर से प्रयास शुरू किए। यहाँ हम भारत के निम्न वर्गों के लिए शिक्षा में जो प्रयास किए और उन प्रयासों का शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा उसका वर्णन आगे वर्गों के अनुसार करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, अनुसूचित जाति जनजाति के बालकों की शिक्षा यानी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेंस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट यानी SC ST। फिर मंद बुद्धि एवं विकलांगता जो जिनको होती है, अर्थात जैसे कुछ बच्चे को इतना माइंड नहीं डेवलप्ड होता है, उनको कैसे पढ़ाया जाए। कुछ होते हैं जो अल्पसंख्यक बालकों की शिक्षा, फिर पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षा और सबसे मेन आपकी स्त्री शिक्षा, वुमेन्स एजुकेशन। इन सब देखिए, बहुत दिन से आपको एक कंफ्यूजन थी ना कि क्या मैम CSJMU के अनुसार मार्केट्स में नए सिलेबस के सेमेस्टर प्रणाली के अनुसार बुक्स अवेलेबल है? जी हाँ, आपके रिवाइज्ड सिलेबस के अनुसार बुक्स मार्केट्स में बीएड की अवेलेबल है। आपका अपना पब्लिकेशन SVPM यानी कि श्री विनोद पुस्तक मंदिर के नाम से ये जो आपका पब्लिकेशन है, तो इसमें आपको हम दिखाएंगे आज पेपर 1 की ये जो बुक है, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। तो फॉर्मेट क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है, इनका इंडेक्स सब कुछ जानेंगे। तो देखिए, गुरुशरण दास त्यागी जी, डॉक्टर BB सिंह जी राइटर हैं। और सिलेबस के अनुसार यदि बात की जाए तो सिलेबस इन्होंने पहले अपनी पुस्तक में अंग्रेजी के पॉइंट्स में दे रखा है, और जैसा कि आपको पता है कि जो उसके बाद में सिलेबस इन्होंने हिंदी में दे रखा है। हिंदी में जो दे रखा है सिलेबस, उसमें क्या हुआ है, जो हेडिंग्स हैं आपकी वो अंग्रेजी में भी दे रखी हैं। ठीक है, सो जैसा कि आपको पता है कि इस बार आपके न्यू सिलेबस में क्या ऐड हुआ है, तो गिज्जू भाई के विषय में ऐड हुआ है ना, तो इन्होंने देखिए वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए हैं। ये सब चीज़ें आपको बता दें, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक्स डिज़ाइन की गई है। यूनिट 1 में जब आप चैप्टर 1 ओपन करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी उसमें जो मेन टर्म होते हैं, जैसे जैविक का बायोलॉजिकल, इन्होंने इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन दे रखा है। साथ में मेन बात जो सबसे बढ़िया रहे इस बुक की वो ये है कि इसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी कराए जाएंगे, लघु उत्तरीय के भी क्वेश्चन आंसर के क्वेश्चन मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट, और बहुविकल्पीय भी मिल जाएंगे। जो बहुत बड़ा क्वेश्चन था ना, तो आपके सब कुछ प्रैक्टिस हो सकती है इससे। आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सबको पढ़ना है आपको, ये सब कुछ है आपके चैप्टर में। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बालकों की शिक्षा यानी कि एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स। जब आप अपनी हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप देखेंगे एक समय ऐसा आया था जिसमें शिक्षा का अधिकार मान के चलिए आप ब्राह्मणों के परिवार को था, यानी कि जो वहाँ उनके पुत्र होते थे उनके लिए टीचर्स आते थे, गुरु आते थे पढ़ाने, और उनका विकास होता था। लेकिन जो अनुसूचित जाति जनजाति इन सब मतलब जो शेड्यूल कास्ट से लोग होते थे, उनकी शिक्षा में इतना प्रावधान नहीं था। तो आइए जानते हैं कि उसमें कैसे कैसे क्या चेंजमेंट्स आए, कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़े। तो देखिए कि भारत में अनुसूचित अनुसूचित जाति और जनजातियों की संख्या की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग, यानी कि कितना है, तो 23% और 7%, यानी कि जो अनुसूचित जाति है उनका कितना 23% है कुल जनसंख्या का, और जनजातियों का कितना है, तो 7% है कुल जनसंख्या का। ठीक, भारतीय संविधान में
इनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक हितों के लिए प्रावधान किए गए हैं। जैसे आप सुनते हैं ना कि उनको इसमें छूट मिली, उसमें छूट मिली। अब आपने भी सब मौलिक अधिकार और समता समानता के अधिकार पढ़ा था, तो आपने उसमें ये पढ़ा था कि सबके लिए समान अधिकार है। फिर आपने कहा कि मैम ऐसा क्यों है, तो ऐसा अब आप यहाँ पे पढ़िए क्यों है। देखिए, अनुच्छेद 46 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य कमजोर वर्गों की शिक्षा तथा धर्म संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय और शोषण से उनका संरक्षण करेगा। इस वर्ग के बालकों की शिक्षा के संबंध में सुझाव देने के लिए 1960 में यूएन डेबर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसे डेबर समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? डेबर समिति कहते हैं। तो इस समिति ने अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के बालकों की निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, निःशुल्क पठन पाठन सामग्री और यूनिफॉर्म तथा दोपहर के भोजन की व्यवस्था करने का सुझाव दिया। तो भारतीय शिक्षा आयोग ने इस वर्ग की शिक्षा पर भी सुझाव दिए थे तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में विशेष घोषणाएं की गई, जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के बालकों को शिक्षा की ओर ध्यान शुरू कर दिया गया और इन बालकों की शिक्षा के लिए निःशुल्क एवं आवासीय स्कूलों की स्थापना होना प्रारंभ होंगे। जैसे आप ये देखते हैं ना, स्कूल छोटे बच्चों के जिसमें मिड डे मील मिलता है और फीस बहुत कम होती है ना, जो सब सुविधाएं होती हैं, इवन हॉस्टल भी होते हैं, कोई कोई विद्यालय ऐसे होते हैं। तो ये सब चीज़ें कब शुरू हुई? अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार, जब ऐसा देश में कमी महसूस हुई। फिर देखो, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बालकों के शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण क्या रहा। अब जरा उसका कारण क्या रहा, आखिर ये लोग पिछड़े क्यों रह गए अन्य की अपेक्षा। तो इसमें क्या हुआ कि ये कि यहाँ के अधिकांशतः व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती थी, जिससे कारण ये अपने बालकों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। भाई आर्थिक रूप से जब कमजोर होगा तो आदमी क्या कहेगा? भाई सबसे पहले आदमी कहते नहीं पेट पूजा करेगा, जब वो 2 रोटी शरीर में खाएगा। कहते नहीं पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी थोड़ी ना है, पहले घर के ही खर्चे पूरे हो जाएं। तो इन लोगों के साथ यही दिक्कत थी, क्या? आर्थिक दिक्कत। फिर इन जातियों के अधिकांशतः व्यक्ति निरक्षर हैं, जिस कारण से वे शिक्षा के महत्व को समझ नहीं पाते। भाई देखो, जैसे मान लो घर का मालिक जो है ये है, ठीक है, ये पढ़े लिखे अगर नहीं है तो इनका जो बच्चे होंगे ना, वो सोचेंगे ठीक है पढ़े तो पढ़े, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। ये होता है इसमें, क्योंकि जब यही निरक्षर है, इन्हीं को नहीं ज्ञान है, तो ये क्या करते हैं, और कामों को सबको ध्यान देंगे, लेकिन पढ़ाई पे विशेष ध्यान नहीं देंगे। खराब आर्थिक स्थिति के कारण माता पिता बालकों को रोजी रोटी कमाने में लगा देते हैं। भाई उनका कहना ये है कि भाई बहन की शादी करनी है ना, घर बनवाना है, चीज़ों को मेंटेन करना है, तो बस कक्षा 8 पढ़ लिए, कक्षा 6 पढ़ लिए, कुछ कुछ तो पढ़े ही नहीं बिल्कुल। बस क्या क्या काम पे लगा दिया, कोई भी काम में लगा दिया। ठीक, अधिकांशतः ये जाति यहाँ निवास नहीं करती। ये जातियाँ जहाँ निवास करती हैं वहाँ पर स्कूलों की व्यवस्था नहीं होती है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जहाँ पर ये जातियाँ होती हैं वहाँ पर क्या स्कूल ही नहीं होते हैं, तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। विद्यालय का वातावरण रुचिकर न होने के कारण ये बालक प्रवेश लेने के बाद स्कूल जाना छोड़ देते हैं। मान लो कि मारे डांटे इन्होंने प्रवेश ले भी लिया, इनके पेरेंट्स ने इनको प्रवेश दिला भी दिया, तो इनको स्कूल में अच्छा ही नहीं लगेगा, इनका मन ही नहीं लगेगा, है ना। तो इस वजह से भी इनकी जो शिक्षा होती है वो पीछे रह जाती है। अब देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 द्वारा इस वर्ग हेतु की गई घोषणा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के बालकों की शिक्षा के लिए अनेक घोषणाएं की गई, जो इस प्रकार थी। किस प्रकार थी? पहला पॉइंट देखो, सब कुछ जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि ये दिन आपके वापस नहीं लौट के आने वाले हैं। ये घंटे, ये मिनट, इवन हर एक सेकंड आपका वापस लौट के नहीं आने वाला है। ये मान के चलिए, रोज आप बड़े हो रहे हैं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, है ना। और मैंने आपको पहले भी सिखाया ना कि रात में ये सोच के जरूर सोया करो कि क्या मैंने कल से कुछ आज नया सीखा। अगर आपको जवाब मिल जाए हाँ, और वो हाँ अगर सेटिस्फाइड हुआ, यानी कि संतुष्टि भरा हुआ, तो ठीक है। अगर नहीं हुआ तो आप फिर से अपने काम में लग जाइए। ठीक, और इस क्वेश्चन की हमेशा खोज करिए कि क्या हमने जो आज किया वो कल से कुछ नया था और क्या हम उससे सेटिस्फाइड हैं। ठीक, अब देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के बालकों के लिए शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से प्राथमिक स्कूल खोलते समय अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की बस्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब जब प्राथमिक स्कूल खुले तो सबसे पहले वहाँ स्कूल खुले, यानी वहाँ स्कूल बने, जो प्राइमरी स्कूल जहाँ पे आप पढ़ाने के लिए बीएड या डीएलएड कर रहे हैं, तो ये वहाँ बने जहाँ अनुसूचित जातियों और जनजातियों की बस्तियों की ज़्यादा थी। ठीक, अब देखो, प्रत्येक अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों में सर्वसुलभ प्रवेश तथा सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने से पहले एक प्राथमिक स्कूल खोला जाएगा। फिर देखो, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के बालकों का प्रवेश कराने के लिए शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में अभियान चलाने का दायित्व शिक्षक का होगा, यानी कि जो टीचर्स होते हैं उनको जनता के अंदर जागरूकता लाने के लिए कि बच्चे को पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ये है वो है, तो उसके लिए
क्या चलाए जाएंगे, कुछ प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। फिर इनके बालकों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा, और उसके बाद में निर्धन परिवारों को अपने बालक तथा बालिकाओं को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को आवासीय सुविधा यानी रहने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ में इनके बालकों के लिए विशेष छात्रवृत्तियां यानी स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाएगी। सभी स्तर के ऐप पर आरक्षण को लागू करने का निरीक्षण किया जाएगा, और इनके छात्रों को शिक्षक बनने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण को समन्वित करते हुए विशेष पाठ्यक्रम भी तैयार किए जाएंगे। ठीक, अब देखो अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बालक बालिकाओं की शिक्षा किस प्रकार होती है। कि सभी प्रांतों में अनुसूचित जाति व जनजाति के बालकों को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म एवं दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। उसके बाद में इनके क्षेत्रों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों, आंगनबाड़ी और नए प्रकार के शिक्षा केंद्र खोलने को प्राथमिकता दी जा रही है ना। ये सब कार्य किए जा रहे हैं इन लोगों के लिए। ठीक, इनके बालकों के लिए छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार अनुसूचित जाति व जनजाति के विकास के लिए अनुदान प्रदान कर रही है। प्रांतीय सरकार के द्वारा विभिन्न शैक्षिक योजनाओं का व्यय उठाया जा रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति के बालकों के लिए सभी स्तरों की शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। फिर इनके बालकों के लिए आरक्षण के साथ साथ प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता में भी छूट दी जाती है। जैसे मान लीजिए आपको कुछ अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करनी है, तो बोलते हैं ना जनरल वालों के 7% होने चाहिए, SC ST वालों के 55 होंगे या 50 होंगे तो भी उनका एडमिशन हो जाता है। या मेरिट जब बनती है तो जनरल वालों की मेरिट मान लो 90 है, तो SC ST वालों की पता चला 70-75 ही है। तो मतलब हर जगह इनको क्या दी जाती है, छूट दी जाती है, जिसमें ये लोग भी आगे बढ़ें जो हम लोगों से पिछड़ गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन वर्गों का छात्र छात्राओं का उच्च शिक्षा हेतु विशेष फेलोशिप यानी सहचर्य भी दे रहा है। अब देखो है ना, क्या है कि अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता एवं महत्व। कि लोकतंत्र की नींव को सुदृढ़ करने हेतु कि प्रत्येक देश के लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की अहम भूमिका होती है, क्योंकि लोकतंत्र लोगों की शासन व्यवस्था है। इस व्यवस्था में केवल जागरूक व्यक्ति ही भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। इसके लिए सभी व्यक्तियों का शिक्षित होना नितांत आवश्यक है। परंतु दुख की बात है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्ति से वंचित है। अतः लोकतंत्र की नींव को सुदृढ़ करने के लिए इन वर्गों को शिक्षित करना आवश्यक है। देखो जब सब कोई शिक्षित होगा, प्रत्येक नागरिक शिक्षित होगा, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। पता चले किसी देश का एक हिस्सा केवल शिक्षित है, जैसे नहीं एक कमरे में उजेला है बाकी में अंधेरा है, तो क्या मीनिंग हुआ, है ना। वैसे ही अब देखो शिक्षा के सार्वभौमिकरण करने हेतु कि जो अब इस समय शिक्षा है वो एक राष्ट्रीय विषय ना होकर अंतर्राष्ट्रीय विषय बन गया है। यानी कि ये सिर्फ हमारे देश के लिए ही नहीं है कि शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अब इंटरनेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंट बन गया, इंटरनेशनल लेवल का एक सब्जेक्ट बन गया। क्यों? क्योंकि प्रत्येक देश 100% शिक्षा के लक्ष्य को पाने के लिए इस स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करता है। भारत में शिक्षा के स्तर को सुधारने एवं ऊंचा उठाने के लिए इस वर्ग को शिक्षित करने की परम आवश्यकता है, क्योंकि देश का एक बड़ा भाग इसी के अंतर्गत शामिल है। अतः इस वर्ग के लोगों की शिक्षा और विशेष ध्यान देना आवश्यक है ताकि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अब देखो राष्ट्रीयता उत्पन्न करने हेतु यानी कि देश के जो नागरिक है उनके अंदर राष्ट्रीयता जो आएगी तो वो शिक्षा के कारण ही आएगी। तो इस वजह से शिक्षा का उत्पन्न होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के माध्यम से ही उनके अंदर ये क्या कि राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करवाया जा सकता है। चौथा पॉइंट आपका व्यावसायिक सफलता हेतु, यानी कि अगर कोई वर्ग पढ़ा लिखा नहीं है, इन वजह से वो पीछे रह गया, तो वो अपना जीवन यापन क्या बिजनेस करके नहीं कर पाएंगे, है ना। वो अपना जीवन यापन लकड़ी काट के बेच के कुछ थोड़ा सा ये करके वो करके ही अपना जीवन यापन कर पाएंगे, एक प्रॉपर बिजनेस नहीं कर पाएंगे। फिर संसाधनों के समुचित प्रयोग, यानी क्या कि प्रकृति में मानव के अनेक प्राकृतिक संसाधन भेंट स्वरूप प्रदान किए गए, किंतु मानव ने इनका ठीक से उपयोग नहीं किया, जिसके कारण ये संसाधन हमारे लिए व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। इसका हमारे जीवन में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। यदि हम संसाधनों का समुचित उपयोग करें तो भविष्य की स्थिति में परिवर्तन संभव है। इसके लिए हमें शिक्षा का सहारा लेना चाहिए ताकि अशिक्षित लोगों को जागरूक बनाया जा सके। इससे इन्हें प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकेगा और ये एक इनका समुचित ढंग से उपयोग करके देश को उन्नत बना सकेंगे। देश के आर्थिक विकास हेतु, है ना। अब आप ये देखो, ये कुछ हेडिंग्स है, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल है।
कि भाई आर्थिक विकास हेतु, कि जब सीधी सी बात है, जब देश का एक बड़ा हिस्सा है जनजाति, अनुसूचित जाति जनजाति का, तो जब वही पढ़ा लिखा होगा तो वो अपना कुछ बिजनेस करेगा तो सरकार को भी टैक्स मिलेगा, जीएसटी वगैरह सब कुछ, तो उनका भी प्रॉफिट होगा, तो देश का आर्थिक विकास में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बढ़ाव होगा। समाजवाद की स्थापना करने हेतु, यानी कि जब उन शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करके उनके अंदर जो असमानता है ना लोगों के प्रति, वो खत्म करना। देश के संपूर्ण विकास हेतु, यानी कि हमें देखो विकासशील देशों की श्रेणी से बाहर निकलकर संपूर्ण विकसित देशों की श्रेणी तक पहुंचना है, तो हमें शिक्षा के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना होगा, जीवन स्तर को सुधारने हेतु, तो भविष्य के नागरिक तैयार करने के लिए। ठीक, अब देखो मंद बुद्धि एवं विकलांग बालकों की शिक्षा क्या है, कि भाई अभी तक आपने पढ़ा SC ST से रिलेटेड, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, एजुकेशन फॉर मेंटली रिटार्डेड एंड हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। इनके लिए भी बहुत सी चीजें हैं, आइए जानते हैं क्या, कि शिक्षा के क्षेत्र में मानसिक रूप से मंद बुद्धि तथा शारीरिक रूप से अक्षम यानी गूंगे बहरे अंधे तथा लूले बालकों को विकलांग माना जाता है। इन विकलांग तथा मंद बालकों के समान बालकों की तरह शिक्षा नहीं जा सकती, क्योंकि ये भाई देखो सामान्य बालक के साथ अगर इनको बैठा देंगे शिक्षा के लिए, तो कहीं ना कहीं उसका विकास रुक जाएगा इनके चक्कर में, मतलब उस वो बच्चा जिस लेवल का पढ़ सकता है उनके साथ में नहीं पढ़ पाएगा, है ना। तो क्या होता है कि इस क्षेत्र में सरकार ने सबसे पहले कार्य करने के लिए 1952 में भारतीय बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना की। इस बोर्ड का कार्य विकलांग एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए शैक्षिक एवं व्यावसायिक समस्या का अध्ययन कर समाधान प्रस्तुत करना था। इसके बाद 1953 में सरकार ने समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की। इस बोर्ड के दिए गए सुझावों के आधार पर सरकार ने विकलांग बालकों के कल्याण के लिए योजना शुरू की तथा इस कार्य में योगदान देने के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं ने भी कार्य करना शुरू कर दिया, परंतु इन कार्यों की गति बहुत धीमी थी। और फिर भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 ने शैक्षिक अवसरों की समानता में विकलांग बालकों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने पर बल दिया। इस आयोग के सुझावों के फलस्वरूप 1965 से 75 के बीच विकलांग बालकों के लिए लगभग 60 विशेष विद्यालय स्थापित किए गए। फिर देखिए केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय ने 1981 में विकलांगों के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं के लिए 3 योजनाओं की घोषणा की। क्या, कि शारीरिक पुनर्वास एवं सहायक उपकरणों के लिए आर्थिक सहायता दी जाए, विकलांगता को रोकने तथा उनके शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए अनुदान की व्यवस्था की जाए, और फिर कक्षा 9 से परास्नातक तक की शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए, यानी स्कॉलरशिप की। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 तथा 86 की कुछ घोषणाएं थी, आइए जानते हैं वो क्या सारी चीजें थी। तो देखो पहला पॉइंट, हाँ आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ज़्यादा ना एग्जाम्पल दूंगी ऐसे कि जिनसे आपको हंसी आए या ऐसा कुछ हो। मैं चाहती हूँ सीरियसली पढ़ाई करो, अगर सीरियसली पढ़ाई करोगे तो टॉपिक जल्दी जल्दी ज़्यादा कवर हो जाएगा एज इट इज़ जैसे हम चाहते हैं। पहला पॉइंट क्या कहा गया कि विकलांग एवं मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विकलांग एवं मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा की व्यवस्था हेतु व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा। शारीरिक रूप से कम अक्षम बच्चे सामान्य बालकों के साथ ही पढ़ेंगे। फिर देखो शारीरिक रूप से ज़्यादा अक्षम बालकों के लिए अलग से और अधिक स्कूल खोले जाएंगे। विकलांग बालक को लघु उद्योग धंधे की शिक्षा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इन बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। होप्सो की बात समझ में आ रही है आपको। अब देखो मंदबुद्धि एवं विकलांग बालकों की शिक्षा हेतु प्रयास, भाई इनके लिए भी तो प्रयास किए गए हैं। तो इन बालकों की विद्यालय में प्रवेश की आयु क्या होती है, 6 वर्ष से 9 वर्ष तक कर दी गई है। और विकलांग बालकों के लिए आवासीय विद्यालय की व्यवस्था की जा रही है, अभी की ही जा रही है, समझ रहे हैं आप। विकलांग बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए व्यक्तिगत संस्थाओं और आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इन विद्यालयों में शिक्षण करने वाले शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय खोले जा रहे हैं। यानी कि भाई टीचर्स को भी तो उसी हिसाब से एजुकेटेड होना चाहिए ना। देखिए नॉर्मल टीचर्स थोड़ी ना पढ़ा पाएंगे इन बच्चों को, इन बच्चों को पढ़ाने के लिए भी स्पेशल स्टडीज होती है, स्पेशल कोर्सेज होते हैं। ठीक, अब देखो आपका पॉइंट नंबर 2 क्या है कि अल्पसंख्यक बालकों की शिक्षा यानी एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज चिल्ड्रन। क्या, कि भारत में विभिन्न संप्रदायों के लोग निवास करते हैं। धर्म और भाषा के आधार पर कुछ वर्गों को अल्पसंख्यक वर्ग घोषित कर दिया गया है। इनमें कौन कौन से, जैन, मुस्लिम, ईसाई व बौद्ध आदि आते हैं। इनमें से शिक्षा की दृष्टि से जैन, ईसाई व बौद्ध पिछड़े हुए नहीं है, परंतु अल्पसंख्यक वर्ग जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं वे सभी अल्पसंख्यकों के समान रूप से दी गई हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की शिक्षा के कुछ प्रावधान है जो आपको धाराओं के तहत पढ़ना होगा। धारा 29(2) के तहत कहा गया कि राज्य द्वारा संचालित अथवा सहायता प्राप्त किसी भी यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जो आपके शिक्षण संस्थान होते हैं ना, इसमें धर्म, जाति, भाषा, आधार, लिंग इनमें से किसी के पर भी भेद नहीं होगा। 30(1) में कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यकों को चाहे जिनका आधार धर्म हो या भाषा अपनी पसंद की शिक्षा संस्था स्थापित करने
तथा उसके प्रशासन का अधिकार होगा। धारा 30(2) के अनुसार क्या कहा गया कि राज्य शिक्षा संस्थाओं को सहायता देते समय इस आधार पर भेदभाव नहीं रखेगा कि वह किसी अल्पसंख्यक की संस्था है, चाहे उसका आधार धर्म हो या भाषा हो। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, क्या कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बनाई गई समिति ने सांप्रदायिक आधार पर अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के प्रावधान को समाप्त कर मुस्लिम, भारतीय ईसाइयों को तथा अनुसूचित जातियों के लिए 10 वर्ष तक केंद्रीय व प्रांतीय व्यवस्थापित सभाओं में सीटों के आरक्षण की अनुशंसा की थी। संविधान निर्माण सभा ने अल्पसंख्यक समिति के इस सुझाव को मान्यता देकर इसे जारी रखने का सुझाव दिया। भारतीय शिक्षा आयोग ने शैक्षिक अवसरों की समानता में अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों की शिक्षा व्यवस्था पर बल दिया। अब देखो राष्ट्रीय नीति 1986-1992 द्वारा अल्पसंख्यक बालक हेतु क्या घोषणाएं की गई, तो आइए जानते हैं क्या। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या बोली गई है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है 1992 द्वारा अल्पसंख्यक बालकों के लिए कुछ घोषणाएं की गई हैं। वो ये हैं कि पहली बात कि जो अल्पसंख्यक अपनी शिक्षण संस्थाएं स्वयं चलाएंगे, परंतु इन संस्थाओं का जो पाठ्यक्रम होगा यानी जो सिलेबस वो होगा वो कौन तय करेगा, तो राज्य सरकार तय करेगी। इन क्षेत्रों में प्राथमिक एवं माध्यमिक संस्था को खोलने की प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक, अब सरकार द्वारा इसके लिए क्या प्रयास किए गए, तो सबसे पहले देखो कि अल्पसंख्यक के क्षेत्र में प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के विद्यालयों को खोलने में प्राथमिकता दी जा रही है। दूसरी चीज कि इसको मान्यता देने में नरमी बरती जा रही है। तीसरी चीज कि इसके लिए क्षेत्रीय विकास सघन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना भी की जा रही है। साथ में इस वर्ग की गरीब छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप की व्यवस्था की हो रही है और साथ में इनको आरक्षण एवं आर्थिक सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। होप सो कि आपको सब बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे हिंदी इतनी टफ नहीं लिखी हुई है कि मैं आपको 75 एग्जाम्पल दे करके चीज़ों को समझाऊं। ठीक है, जहाँ पर नॉर्मल सी चीज़ें वो आप स्वयं से भी समझ सकते हैं। ये वाला जो चैप्टर आपका ये बहुत इजी है। जब आपको ये PDF में टेलीग्राम पे भेज दूंगी ना, तो एक बार स्वयं से पढ़िएगा और भी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए। अभी हम लोग शिक्षा किसके प्रति पढ़ी थी, जाति जनजाति के प्रति। अब हम लोग बच्चों के हिसाब से पढ़ेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 15(4) में राज्यों को सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को और अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए विशेष उपाय करने का और क्या कहा गया कि विशेष उपाय करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया, राज्य को यह अधिकार है, क्या दिया गया राज्य को अधिकार कि वह सरकारी सेवाओं तथा पदों में ऐसे किसी पिछड़े वर्गों के लिए जिन्हें इसमें आरक्षण नहीं मिला है आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। अभी मैंने एक दिन आपको बताया था कि जो आपकी शिक्षा है ये किस अनुसूची के अंतर्गत आती है। देखते हैं जरा आपका रिवीजन क्या चल रहा है। बताओ, राज्य सूची की, केंद्र सूची की, समवर्ती सूची, बताओ फटाफट से शिक्षा किसके अंतर्गत आती है ना। चलो उसके बाद में और बताते हैं आपको कि प्रारंभ में, फटाफट से लिखो भाई, प्रारंभ में कुछ ही जातियों को पिछड़ी जातियों में रखा गया था, परंतु आरक्षण मिलने के लाभ में अन्य जातियों ने भी पिछड़े वर्ग में सम्मिलित होने की मांग की। वोट की राजनीति के कारण क्या हुआ, वोट की राजनीति के कारण अनेक संपन्न तथा प्रबुद्ध वर्ग भी की जातियों भी पिछड़े वर्ग में सम्मिलित कर ली गई। यद्यपि ये जातियां शिक्षा में काफी आगे बढ़ चुकी हैं, फिर भी क्योंकि इनके ये पिछड़े वर्ग में आती हैं इसलिए सरकार इनकी शिक्षा की व्यवस्था में भी सहयोग कर रही है। ठीक है, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में पिछड़े वर्गों के बालक में शिक्षा की क्या घोषणाएं रही, आइए जानते हैं कि पिछड़े वर्ग के बालकों के लिए शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इनकी बालिकाओं के प्रवेश के लिए शैक्षिक सत्र के प्रारंभ से एक अभियान चलाया जाएगा। उसके बाद में इन बालकों को छात्रवृत्तियां, ड्रेस, पुस्तकें, लेखन सामग्री व दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। फिर इन्हीं क्षेत्रों के शिक्षित युवकों को प्रशिक्षित कर शिक्षक नियुक्त करने का प्रयास किया जाएगा। आखिरी बात क्या बोली गई इसमें कि पिछड़े वर्ग के बालकों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, यानी उनको मोटिवेट किया जाएगा। कितने सारे देखो प्रोग्राम्स चल रहे हैं ना, कि किस लिए चल रहे हैं वो, जो आप जैसे टीवी वगैरह में ऐड देखते हैं ना, सर्व शिक्षा अभियान, हम पढ़ें सब पढ़ें, है ना, जनधन का, इस देश का जनधन हो शिक्षित, ये करके। तो वो सब क्या है कि हर एक, जब देश का नागरिक शिक्षित होगा तो जो भारत देश है वो अपना विकासशील देश से विकसित देश की ओर अग्रसर हो जाएगा। ठीक, अब जब विकसित देश हो जाएगा तो विकसित देश की सबसे पहली डिमांड होती है 100% शिक्षक, मतलब 100% शिक्षा। अब देखो
पिछड़े वर्ग के बालकों की शिक्षा व्यवस्था हेतु किए गए क्या प्रयास हैं कि इनमें प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल खोलने को वरीयता दी जा रही है। सेकेंडरी माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर इस वर्ग के बालकों को आरक्षण दिया जा रहा है। फिर इन वर्ग के बालकों को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। इन वर्ग के बालकों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जा रही है। साथ में बालक को नौकरियों की भी छूट दी जा रही है। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, वुमेन्स एजुकेशन। ये जो वुमेन्स एजुकेशन वाला आपका टॉपिक है ना, ये देखिए पूरा बहुत बड़ा सा टॉपिक है। ये ना मैं आपको कल की कक्षा में करवा दूंगी। और उसके बाद में देखिए, ये बताइए अभी करा दे कंप्लीट, फटाफट से करा देना, कोई इतना टफ तो है नहीं। चलो फटाफट से इसको भी पढ़ लो और फिर करते हैं अपने क्लास को एंड। कहाँ चला गया भाई, निकल गया क्या, आप लोग ध्यान नहीं दिए। चलो देखो, क्या स्त्री शिक्षा, ये बहुत अच्छे से पढ़िएगा। क्या कि ये मैं देखो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, जैसे ये स्त्री शिक्षा है, आपको कभी मान लो लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन, स्पीच देना पड़ जाए। क्या कहा मैंने, स्पीच देना पड़ जाए। भाई आप शिक्षक हैं तो आपको कहीं ना कभी भी स्टेज पे बुला लेंगे कि न्यू ईयर पे, दिवाली पे, होली पे, 15 अगस्त पे, 6 है ना, तो कभी भी कुछ भी हो कोई भी प्रोग्राम तो एक टीचर को बुलाया जाता है ना कि मैम के अब बुलाना चाहेंगे हम इन फलानी मैम को जो हमारे बीच प्रस्तुत करेंगे 4 शब्द। अब आप जब वो 4 शब्द प्रस्तुत करेंगे या सर को बुलाना चाहेंगे तो उसमें आप कुछ चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, जैसे वुमेन्स एजुकेशन को बीच में ले आइए। तो जो जब आप ये वुमेन्स एजुकेशन के बारे में कभी बोल रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपकी वहाँ पे भी काम आ जाएंगी। चीज़ों को लिंक करना सीखे, जब लिंक करके चीज़ों को कनेक्ट करके सीखेंगे ना तो वो बहुत। और हमेशा ये नहीं सोचो कि ये मेरे पेपर में आएगा कि नहीं आएगा। अरे भाई मेरे, शिक्षा कभी जीवन में सर व्यर्थ नहीं जाती है। क्या कहा सर, शिक्षा कभी जीवन में व्यर्थ नहीं जाएगी। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जब कोई चोर भी आपसे चुरा नहीं सकता है। आपकी जेब में पैसे पड़े होंगे, मोबाइल पड़े होगा, सब चोरी हो सकता है, लेकिन आपका शिक्षा रूपी धन जीवन में कोई नहीं चुरा सकता है। ये आपके आखिरी सांस तक आपके साथ रहेगी, आपके साथ जाएगी। ठीक, तो कभी भी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए संकोच मत करिए। और मैं बार बार यही कहती हूँ, किसी छोटे प्राणी से भी मिल रही हूँ, किसी इवन घटिया प्राणी से भी मिल रही हूँ ना, तब भी शिक्षा ले लेनी चाहिए। ठीक, निसंकोच निसंदेह। आइए शुरू करते हैं स्त्री शिक्षा के विषय में और जानते हैं कि क्या कब क्या चीज़ें कैसे रहीं। कि भारत जब स्वतंत्र हुआ, कब बात की गई, जब स्वतंत्र हुआ यानी अपना जब देश स्वतंत्र हुआ, उस समय भारत में स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी। क्या कहा मैंने, बहुत दयनीय थी। यानी स्त्री शिक्षा के क्षेत्र विकास से अछूता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन उच्च शिक्षा के विषय में सोचने समझने के लिए किया गया। इस आयोग ने उच्च शिक्षा के साथ साथ स्त्री शिक्षा की व्यवस्था से के संबंध में भी सुझाव दिए। सन 1950 में, भाई 47 में तो हुआ ही, उसके बाद में जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, इस संविधान में भी बालकों तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में कोई बाधा उत्पन्न न हो ऐसी व्यवस्था करने के लिए कहा गया। सरकार ने संविधान लागू होने के बाद बालिकाओं की शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार संबंधी कार्य शुरू करने दिए। ठीक है, शुरू किए। और इसमें सबसे पहले 1958 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष कौन थी, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख जी थी। सरकार ने इस समिति से स्त्री शिक्षा की समस्याओं तथा उन समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव देने के लिए कहा गया। समिति ने फरवरी 1959 को अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें स्त्री शिक्षा के संबंध में निम्न सुझाव दिए गए थे। क्या सुझाव दिए गए थे, तो आइए देखते हैं। पहला, क्या कि सरकार को एक निश्चित योजना के अनुसार निश्चित अवधि में स्त्री शिक्षा का विकास एवं विस्तार करना चाहिए। दूसरा, स्त्री शिक्षा को कुछ समय के लिए एक समस्या के रूप में स्वीकार कर उसका भार अपने ऊपर उठा लेना चाहिए। फिर राज्यों के लिए स्त्री शिक्षा की नीति निर्धारित करनी चाहिए और इस नीति को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराना चाहिए। यानी कि आप अभी भी देखते होंगे जब फॉर्म आते हैं ना कोई गवर्नमेंट, तो अगर मेल की फीस 1600 होती है तो पता चले फीमेल की फीस 1200 ही है ना, या 1000 रुपीज़ ही है, तो अभी भी उनको इन सब चीज़ों का बेनिफिट मिलता है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। क्यों, क्योंकि गांव में क्या होती है चीज़ें, जैसी लड़की की जो शादी होती है वो 18 तक कर दी जाती है, 18+ 19 20 के तो अंतर्गत कर ही देते हैं, है ना। जैसे बहुत से ऐसे घर हैं, जब पहले के समय की बात हो रही है, अभी इसको अन्यथा ना लीजिएगा आप लोग। तो क्या होता है, वो इन शिक्षाओं से यानी कि अपने स्कूली अपने कॉलेज एजुकेशन से वंचित रह जाती हैं। सो अब आप अपने आप को लकी मानिए कि आप उस टाइम पे नहीं हुए थे, उस टाइम पे आपका जन्म नहीं हुआ था। आप इस टाइम पे हैं, इस 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं कि आपको लिए पास सब अधिकार हैं। इवन तब आप नहीं पढ़ सकते थे और अब आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं ना। सो बी लकी, फील गुड। नाउ देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा
स्त्री शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा की विषमता को समाप्त कर समानता स्थापित करनी चाहिए। यानी कि गर्ल्स और बॉयज एजुकेशन जो होती है ना, उसको समाप्त करके कि लड़कियों को पढ़ा के क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि लड़की की तो शादी कर देनी है। उसके भाई लड़की की शादी, भाई देखो सोच देखिए आप जरा सर की क्या कहते हैं लोग कि लड़कियों को पढ़ा के क्या करेंगे, उनकी तो शादी कर देनी है। ऐसे कहते थे लोग उस समय कि जैसे उनके बच्चे तो होंगे नहीं और ना उनको अपने बच्चों को शिक्षित करना होगा, क्यों, क्योंकि सब तो पापा ही कर लेंगे, मम्मा का तो कोई काम ही नहीं है जैसे लाइफ में, है ना। तो ये सब चीज़ें थी। अब हम उसके बारे में क्या ही क्रिटिसाइज करें। फिलहाल जो भी था जैसा भी था, अब वो जाकर के चीज़ें सुधर रही हैं, क्योंकि सुधारना पड़ेगा ही, है ना। अब देखो, स्त्री शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद संस्थान का गठन किया जाए। फिर उसके बाद में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को अधिक सुविधाएं प्रदान की जाए, है ना। कुल मिला के जितना हो सके स्त्री शिक्षा के प्रति कार्य किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति के सुझावों को स्वीकार करके शिक्षा मंत्रालय ने सन 1959 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन किया। सन 1964 में इस परिषद का पुनर्गठन किया गया। इस समिति को निम्न कार्य सौंपे गए। कौन कौन से कार्य सौंपे गए? पहला कार्य आपका कि स्कूली स्तर पर बालिकाओं की और प्रौढ़ स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर सरकार के सुझाव देना। साथ में इन पर बालिकाओं की शिक्षा के प्रसार एवं सुधार के लिए नीतियों व कार्यक्रमों के संबंध में सुझाव देना। फिर इसमें इस क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासों का प्रयोग करने के लिए सुझाव देना। स्त्री शिक्षा के पक्ष में जनमत का निर्माण करने के उपायों के संबंध में सुझाव देना। साथ में बालिकाओं की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करना तथा भावी प्रगति पर दृष्टि रखना। फिर बालिकाओं की उच्च शिक्षा के संबंध में समस्याओं का विचार करने के लिए समय समय पर सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं सेमिनार्स का आयोजन करना चाहिए, जिससे कि क्या हो, मोटिवेशन मिले। अब देखिए, श्रीमती हंस मेहता जी की अध्यक्षता में सन 1962 में एक समिति का गठन हुआ, जिसे हंस मेहता समिति कहा जाता है। इस समिति ने स्त्री शिक्षा के संबंध में निम्न सुझाव दिए। पहला सुझाव क्या दिया, क्या कि इसने पर्याप्त विचार विमर्श करने के बाद स्त्री शिक्षा के संबंध में 2 सुझाव दिए। पहला सुझाव इनका क्या था कि विद्यालय स्तर पर बालकों और बालिकाओं के पाठ्यक्रम में अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरा विचार ये था कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जो पुरुषों एवं स्त्रियों के वर्तमान अंतर को और स्थायी बना दे। ठीक है। फिर इसके बाद सन 1964 में सरकार ने भारत की सभी स्तरों की शिक्षा के विषय में सुझाव देने के लिए भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग ने सभी स्तरों की शिक्षा के संबंध में अपने सुझाव दिए। स्त्री शिक्षा के संबंध में भी आयोग ने ठोस सुझाव दिए। आयोग द्वारा कुछ सुझाव निम्न है। क्या सुझाव थे, आइए ये पढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, है ना। और उसके बाद में जिन जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। आई वांट दी 100+ लाइक्स ऑफ दिस क्लास। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट कि क्या कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से ज़रूर करना है आपको, और शेयर तो अपने दोस्तों तक कर ही देना है कि भाई बीएड। देखो, आपको पता है आपके इसी चैनल पर पेपर 1 की क्लासेस, यानी आप 80 मार्क्स का कंप्लीट कर चुके हैं। पेपर 2 की क्लास आपकी ये चल रही है। पेपर 3 की क्लास इवनिंग में 5 बजे चल रही है। ठीक है, रोज चल रही है, यानी कि हमको लगता है ये आपकी 13 to 14 क्लास भी होगी। और मेरी कोशिश यही है कि नवंबर के एंड में या आपके ये मान के चलिए दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपके पेपर 2 और 3 की क्लासेस लगभग खत्म ही हो जाएंगी। और फिर उसके बाद में कोई नेक्स्ट पेपर शुरू करेंगे हम, ठीक, 4th 5th या 6th 7th, जो मेरा मन होगा, है ना। जो मुझे लगेगा कि नहीं ये आपको पढ़ना चाहिए, इसमें आपको मार्क्स लाने में थोड़ी सी टफ हो सकता है, कठिनाई महसूस हो सकती है। अब आइए शुरू करते हैं कि इनमें इन्होंने क्या सुझाव दिए। कि प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की अनिवार्य शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। फिर प्राथमिक विद्यालयों में भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए अलग विद्यालयों की स्थापना की जाए। बालिकाओं को मुफ्त पुस्तक, यूनिफॉर्म, अन्य शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाए। साथ में बालिकाओं के लिए अलग विद्यालयों की स्थापना की जाए। बालिकाओं के लिए छात्रावासों की व्यवस्था की जाए। उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए और इनको कला, विज्ञान, वाणिज्य, तकनीकी आदि विषयों के स्वयं चयन करने का स्वतंत्रता दी जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आर्ट साइड ही पढ़ेंगे ना। अगर आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, इवन जिस स्ट्रीम से जाना हो उस स्ट्रीम से जाकर के अपनी पढ़ाई कर सकती हैं। गृह विज्ञान एवं सामाजिक कार्य के पाठ्य विषय को विकसित करके उनको बालिकाओं के लिए आकर्षक बनाया जाए। बालिकाओं को व्यावसायिक प्रबंध एवं प्रशासन की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दिए जाए। स्त्री शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने हेतु ठोस सुझाव दिए जाए। साथ में बालक बालिकाओं की शिक्षा में जो अंतर उत्पन्न हो गया है उसे शीघ्र समाप्त किया जाए। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की स्त्री शिक्षा के संबंध में कुछ घोषणाएं थी। क्या घोषणाएं, सुनिएगा
कि पहला, बालक तथा बालिकाओं की शिक्षा में कोई अंतर नहीं किया जाएगा। सेकंड पॉइंट, स्त्री शिक्षा के विकास के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपकी क्लास 6 में है अगर आप, तो आपके लिए सिलेबस कुछ और होगा, गर्ल्स के सिलेबस कुछ और होगा, ऐसा नहीं था ना। फिर देखो, बालिकाओं को विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, कि ऐसा नहीं है कि बच्चों पे, लड़कियों के, बेटा आप 9th में आ गए हो, ऐसा करो आर्ट साइड ले लो, आर्ट साइड ज़्यादा ठीक रहेगा और उसके साथ साथ तुम घर का भी अपना काम कर पाओगे, उसमें इतना नहीं पढ़ना होता, ये नहीं करना। ये सब चीज़ें ब्लंडर्स होती हैं गर्ल्स की लाइफ में। व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालिकाओं को विशेष सुविधा दी जाएगी। ठीक, अब देखो, आचार्य राममूर्ति समिति 1990 का स्त्री शिक्षा से संबंध में सुझाव क्या था कि शिशु देखभाल तथा शिक्षा केंद्र प्राथमिक विद्यालयों के समीप स्थापित किए जाए। कक्षा 1 से 3 का पाठ्यक्रम शिशु शिक्षा केंद्र के अनुकूल बनाया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा विद्यालय शिक्षकों में समन्वय स्थापित किया जाए। 300 छात्राओं पर प्राथमिक विद्यालय एवं 500 छात्राओं पर जूनियर स्कूल स्थापित किए जाएं। ये आपके क्वेश्चन पूछा गया था टेट और उसमें क्या कि 300 छात्राओं पर प्राथमिक विद्यालय और 500 छात्राओं पर जूनियर हाई स्कूल स्थापित किए जाए। योग्य छात्राओं को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाए, साथ में योग्य छात्राओं को यूनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तक के ये सब निःशुल्क प्रदान हो और इनको आवासीय विद्यालयों की सुविधा प्रदान की जाए। साथ में उनको व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए और विद्यालय आने जाने के लिए परिवहन, यानी कि आपके जो कन्वेंस होते हैं उसकी भी व्यवस्था की जाए। अब स्त्री शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन हेतु किए जा रहे प्रयास। पहला, कि जिन जिलों में स्त्री साक्षरता प्रतिशत कम है उनमें जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। साथ में बालिकाओं के लिए माध्यमिक स्कूल खोले जा रहे हैं। बालिका निरौपचारिक शिक्षा केंद्र को 90% अनुदान देना प्रारंभ कर दिया है। नवोदय विद्यालय में बालिकाओं के लिए 30% स्थान आरक्षित कर दिए गए। देखो, सीट ही रिजर्व कर दी गई, क्या कि 30% आपकी सीट रिजर्व हो गई है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर निःशुल्क छात्रावासों की व्यवस्था की जा रही है। साथ में बालिकाओं के लिए माध्यमिक स्तर तक की व्यवस्था शुल्क है। और उसके बाद में सरकार द्वारा, ये है इंपॉर्टेंट आपका, सरकार द्वारा 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें 53 जिलों के 900 गांवों को चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से पिछड़े वर्ग एवं ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई। ये थी हमारी आज की कक्षा। और हाँ, ये देखो, आपका ये टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए पीजी पॉइंट से। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, फटाफट से टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, क्योंकि किसी भी क्लास का लिंक मैं सबसे पहले कहाँ शेयर करती हूँ? बोलो भैया, पुराने बच्चों, अब नहीं बोलने को मना किया गया। आपकी क्लास खत्म हो गई, चाहे जितनी बातें कर लो, मैं 5 मिनट तक रुकी हूँ आपके लिए, है ना। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और आपके जो भी कुछ डाउट्स हैं, मान लीजिए हम लाइव चैट से चले जाएं अर्थात क्लास को एंड कर दें, तो आप ये जो अपने क्वेश्चन है ये कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और साथ में जो कुछ भी अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, सब कुछ बताते रहिएगा। और ये मान के चलिए कि हार्डवर्क है आपके लिए, तो है ही है कि पढ़ना है, साथ में मेरे लिए भी बहुत है रेगुलर क्लास लेकर के आने का। आप देख रहे होंगे किसी भी दिन क्लास मिस नहीं होती है, चाहे हमको सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी हो, कहीं जाना हो, कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो, लेकिन हम क्लास नहीं मिस कर रहे हैं आपकी। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि कीप सपोर्ट मी। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो ही सब चीज़ें निरंतर रूप से जारी रह पाएंगी, है ना, वरना फिर कुछ ना कुछ तो दिक्कत आ सकती है। ठीक, तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि आप के मोटिवेशन के लिए मे भी हम यहाँ पे कुछ बोल दें जो आपको चीज़ें अच्छी लग जाए, लेकिन मेरा मोटिवेशन आप सभी हैं। ये बच्चे जो रोज़ आ रहे हैं क्लास में ना, जिनका मुझे नाम तक याद हो गया, यू ऑल आर द फैमिली मेम्बर्स जस्ट लाइक माई फैमिली मेम्बर्स। एंड सब कुछ बहुत अल्टीमेट चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं, कुछ हेल्प हो रही है मेरे से। बाकी बस यही कहना चाहेंगे लास्ट में, जो हम अपनी लाइन बोलते हैं, लिख दो, ज़्यादा हमको दुखी दुखी वाली फीलिंग भी ना लाओ, पता चले मैम जाते जाते रोने लगे आज क्या, है ना। तो लिख दो फटाफट से अपनों के लिए, है ना। और अपने फैमिली मेम्बर्स को, घर के सभी बड़े, दादू दादी, मम्मा पापा, सबको मेरा प्रणाम बोलिएगा, बोलिए मैम ने कहा है, आशीर्वाद दीजिए, है ना। और उसके बाद में हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। सबका ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके।